नमस्कार, मैं आर.के. सिंह और रिपब्लिक 24 से आज हम आपको एक ऐसा चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिससे आप पहले से ही बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। भाजपा से दिनेश भाटिया जी। दिनेश भाटिया जी, आपका रिपब्लिक 24 में स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। नमस्कार, रिपब्लिक डे का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कीमती समय आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। नाम दिनेश भाटिया, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश में सचिव हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ मोर्चे में। और मैं सन 1999 से भारतीय जनता पार्टी से लेकर आज तक मैं सेवा दे रहा हूँ और पूरे तन मन समर्पण भाव से मैं सेवा दे रहा हूँ। दिनेश जी, आप भाजपा में कब से सेवा दे रहे हैं? जैसा कि मैंने सर आपको बताया कि सन 1999 से मेरी मेंबरशिप 5 रुपये की होती थी उसमें से, और 1999 से लेकर आज तक 2024 के तक जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। जैसा कि हम देख चुके हैं, देखते भी हैं समाज में जिस तरह से आपका काम है समाज सेवा जी। और आप जनता को बताएंगे कि अब तक के कार्यकाल में आप किन किन औहदों से गुजर चुके हैं जी। और आगे का जो आपका जो टारगेट है या आपकी जो सेवा है वो किस तरह से चलती रहेगी? जैसे 1999 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और अच्छी भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्र हित के लिए सोच है, तो उसके आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूर्ण मान सम्मान दिया। मंडल स्तर पे भी बहुत बढ़िया पोस्ट पद से विराजमान किया। इसके पश्चात जिला में उसमें उपाध्यक्ष, जिला में महामंत्री के तौर पर अनुसूचित जाति मोर्चा। इसके पश्चात मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश स्तर पे जो है इसमें पद दिया कि सेवा करे, और मैंने प्रदेश स्तर पे भी बहुत अच्छी भूमिका अपने जो भी मुझे जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने दी, मैं पूर्ण रूप से उस जिम्मेवारी को निभाया। और अभी भी मैं जिला में उपाध्यक्ष हूँ मोर्चे में, और बड़ी जल्दी जो है मुझे प्रमोशन भी दी जा रही है, तो उसकी सूचना भी आप सभी को बड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर वर्ग के लिए, हर एक कार्यकर्ता, चाहे ग्रास रूट पे भी जो कार्यकर्ता है उसको भी पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है। इसी सोच के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और मैं गर्व करता हूँ कि मैं विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ जी। उपाध्यक्ष का पद आपको कब मिला? अभी 2-3 महीने हुए जो जिले में मेरे को उपाध्यक्ष मोर्चे में डाला है, दिया है, ये जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और हमने बखूबी इस जिम्मेवारी को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी हमें भूमिका देती है सेवा करने के लिए, हमें तन मन धन और पूरे समर्पण भाव से जो उस भूमिका को निभाते हैं। तो अभी 3 ही महीने हुए मेरे को इस पद पे जो भूमिका मेरे को दी गई है भारतीय जनता पार्टी। दिनेश भाटिया जी, एक बहुत खास सवाल, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? 2024 लोकसभा का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि सर देखो, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और जिन कांग्रेस सरकार ने झूठ के वायदे किए, झूठे लालच दिए, महिलाओं को झूठे आश्वासन दिए कि हम 1500 रुपये देंगे, ये देंगे, वो देंगे, झूठे आश्वासनों से सत्ता में तो आ गई। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब लोगों को पता लग चुका है कि ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं ये झूठ मूठ वायदे करते हैं, तो लोग जो है अब पछता रहे हैं कि काश हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे दिए होते और हिमाचल में भी बीजेपी को ही रिपीट करती। पर अब जो हिमाचल की जनता है, जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें जो जनता है वो जोरदार तमाचा कांग्रेस को भी देगी। और इस बार जो है लोकसभा के चुनावों में जो आपने बोला आपकी क्या भूमिका है, तो हम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, हर गांव में, हर बस्ती में मैं जा रहा हूं और उसके आधार पर लोगों को योजना भी बता रहे हैं और योजना को लाभ भी दे रहे हैं। तो जितना भी रुझान मेरे पक्ष में, जो मेरे इसमें एक्सपीरियंस में आता है, तो लोगों का रुझान लोकसभा के चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में वोट देंगे। और जो भी हमारे चुने, जो जिनको टिकट मिलेगा, जो भी प्रतिनिधि होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको जो है लोकसभा के चुनावों में भारी बहुमत से जो जीत दर्ज होगी।
दिनेश जी, जैसा कि बद्दी में अग्निकांड हुआ है जी, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बद्दी में हाल ही में कल देखा हमने, बहुत भयंकर अग्निकांड हुआ जिसमें 85 वर्कर थे, मैक्सिमम ज़्यादा लेडीज थी। और मेरे को देखो, बद्दी हिमाचल में ही, बद्दी नालागढ़ या परमाणु जो भी है वो हिमाचल के ही अंदर आता है। और हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और मैं सीधे तौर पर निशाना करना चाहता हूँ और मैं सवाल भी पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार से कि आपके होते हुए आप एक कानून क्यों नहीं बना सकते? जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है कंपनियों में, बद्दी नालागढ़ परमाणु या सोलन में, वहां अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जो सरकारी जॉब करता है, उसकी फैमिली को तो आप जॉब देते हैं, उसके बच्चे को जॉब मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। जो प्राइवेट कंपनी में वर्कर काम करता है, रात दिन एक करता है, अगर ऐसी डेथ हो जाती जैसे कल हुई तो उनके परिवार को क्या मिलेगा? ये कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार प्रतिनिधि कर रहे हैं जनता का, हिमाचल का, उनके पास सत्ता बागडोर है। अब हिमाचल में जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनको 10 से 5 बजे तक होती है, ड्यूटी करते हैं, 5 बजे के बाद कोई ड्यूटी नहीं करता है। तो प्राइवेट कंपनियों के लिए क्यों नहीं ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? ये कि प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको तो एक कोल्हू की बैल की तरह उनको जोत रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, उनके जो दिल की पुकार है वो कोई नहीं सुन रहा है। तो कांग्रेस सरकार बोलती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जी हम सत्ता में आए, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सर, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिमाचल की जनता ने आपको वोट नहीं दिया और हिमाचल की जनता ने आपको जो है सत्ता में नहीं लेके आई थी। हिमाचल की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि कल बद्दी नालागढ़ में झार माजरी में जो अग्निकांड हुआ है, ये भेदभाव कब आप मिटाएंगे? जो गवर्नमेंट सेक्टर को जो एम्प्लॉय है उनको पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, समय 10 से 5 बजे ड्यूटी होती है, उसके पश्चात रात को नाइट में महिलाएं ड्यूटी नहीं करती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्यों नहीं आप नियम बनाते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर वाले वो माताएं, वो बहनें, वो भी तो हमारी बहनें हैं, वो भी माताएं हैं, वो भी भाई हमारे जो रात दिन बद्दी कंपनियों में काम कर रहे हैं। ये जो अग्निकांड हुआ है, जो जलकर, हमारे गुप्त सूत्र के अनुसार जो वहां जलकर कईयों की मृत्यु हो गई है, आप सोचिए उस दृश्य को सोचिए कि जब आग के माध्यम से कैसे झुलसा होगा बेचारा वो आदमी, वो महिला बहन कितनी तरफी होगी, उसकी पुकार, उसकी अंतरात्मा की पुकार कौन सुनेगा? मेरा यही निवेदन है कांग्रेस सरकार से कि इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर जो है एक कानून बनाए, एक नियम लागू करें और ठेकेदारी प्रथा को जो है तुरंत बंद कर दें। अब वो समय चला गया ठेकेदारी प्रथा, इसलिए कंपनी के लिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कानून बनाए। ये मेरा कांग्रेस सरकार से निवेदन है। दिनेश जी, जैसा कि आपने बताया कि काफी अरसे से, सालों से भाजपा में आप कार्यरत हैं, सेवाएं अपनी दे रहे हैं, आप जनता को बताएंगे कि आपने भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? जी, मैं सर को बहुत ये धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं जितने भी मेरे जनता जनार्दन है मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, दिनेश भाटिया अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो क्यों जुड़ा है, ये मैं बहुत बड़ी सवाल इसके बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो सर्वहित के लिए, सर्वजन के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोलती है कि अगर मैंने हिमाचल में आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने या श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एम्स हॉस्पिटल अगर बिलासपुर को दिया है तो माननीय श्री नड्डा जी ने या श्री अनुराग जी ने ये नहीं बोला है कि एम्स हॉस्पिटल जो है वो जो उसमें जो फैसिलिटी है वो भारतीय जनता पार्टी वाले ही लेंगे, ये कभी नहीं बोला। माननीय मोदी जी, माननीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बोला अगर हिमाचल के लिए हमने एम्स हॉस्पिटल दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए, लोगों के लिए भी, किसी भी जाति समुदाय के हैं उनके लिए वो हॉस्पिटल के द्वार जो वो खुले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने बुजुर्गों से सुना है कि भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया थी। तो जब अंग्रेजों का समय था तो उसके बाद सबको विदित है, तो माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भारतवर्ष को स्वर्णिम भारतवर्ष बनाने के लिए। तो उनकी जो सोच है वो हर वर्ग के लिए, जो अंतिम पंक्ति पे जो परिवार बैठा है, जहां तक किन्हीं कारणवश वो परिवार सरकार तक नहीं पहुंच पाता है,
माननीय मोदी जी, माननीय श्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो है, कमल का फूल जो है वो उस लास्ट अंतिम पंक्ति पे जो पायदान पे परिवार बैठा है उस तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया सोच है, एक अच्छी नीति है कि सबको साथ लेकर चलती है। इसी नीति से और इनकी अच्छी सोच से, राष्ट्रहित सोच से जो है मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। आज दिनेश भाटिया का नाम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, सेंटर में भी जाना जाता है। मेरा भारत मजदूर किसान संगठन है, अपना खुद का संगठन है, तो मेरे ऑल ओवर इंडिया में कार्यकारिणी बनी हुई है और मेरी पूरी टीम ऑल इंडिया में है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर दिनेश भाटिया का नाम जो ऑल इंडिया में जाता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन की वजह से मेरा नाम जो है आज प्रसिद्ध है। जी दिनेश जी, जैसे मौजूदा हालात आप समाज में देख रहे हैं जी कि एक भेदभाव का जो व्यवहार है, वो क्या लगता है राजनीतिक दल जो है वो इसको बढ़ावा देते हैं? कहाँ से ये जो बीज है वो पनपता है? मतभेद कहाँ से पैदा होता है? देखो, मैं आपको हाल ही का मैं बताऊं, अगर ये भेदभाव है, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के लिए इतने हितैषी हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पत्र मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं सभी कांग्रेस पदाधिकारियों से और मित्र बंधुओं से कि जब आपके 70 साल में कांग्रेस का राज रहा तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? भारत रत्न से सम्मान के साथ क्यों नहीं नवाजा गया? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है अनुसूचित वर्ग के लिए जो एक दिव्य पुरुष है, भगवान रूपी जो है संस्था, समाज के सुधारक थे। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, गरीब हितों के लिए, महिलाओं के हितों के, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो क्या कांग्रेस के सरकार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मान सम्मान के लिए भारत रत्न नहीं दे सकती थी? तो मेरा मानना है जो भेदभाव है ये अक्सर जो है जब कांग्रेस के हाथों में सत्ता की बागडोर आई तब तक ये भेदभाव हुआ। हाल ही में देखो 2014 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के हाथों में सत्ता की बागडोर आई और माननीय मोदी जी ने जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न से नवाजा और सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो मान सम्मान दिया। माननीय श्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ माननीय मोदी अपने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए बनाए। किसकी सोच थी? भारतीय जनता पार्टी की। हमारे राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी है, 80 कम्युनिटी से हैं। हम महिलाओं के, जितनी भी महिलाएं उनको गर्व होना चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए गर्व होना चाहिए। इससे पहले पूर्व में राष्ट्रपति रहे श्री रामनाथ कोविंद जी, वो भी 80 वर्ग से आते हैं। बोलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव नहीं करती है। सिर्फ अनुसूचित जाति, जो कांग्रेस सरकार है वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो भेदभाव करती है, इसका साथ मैं उदाहरण आपको देता हूँ। हाल ही में 3-4 महीने पहले एक यहाँ लेडीज आई थी, पीएन की, वो सरकारी इसमें ट्रांसफर के लिए बोल रही थी। हमने बोला जी कांग्रेस सरकार है, आप उनसे बोलिए। तो उन्होंने बोला भाटिया जी हम क्या बताएं, कांग्रेस सरकार बोलती है कि आप बीजेपी के वोटर है, आप बीजेपी को वोट देती है और मैं एससी वर्ग की हूँ, आप एससीओ के हम काम नहीं करेंगे। तो ये नीति है कि ये सोच है। बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस की ऐसी सोच होती है। तो ये जो भेदभाव का एक ग्राफ है, जब कांग्रेस के हाथों में सत्ता की बागडोर आई तब तक ये ग्राफ बढ़ता गया और जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता की बागडोर आई ये ग्राफ बिल्कुल लो हुआ। ये ग्राफ जो भेदभाव का ये बिल्कुल खत्म हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव नहीं करती है। जी दिनेश जी, जैसा कि समाज में एक चलन नशे की तरफ जो है वो आज का नौजवान जो है जी, लास्ट में हम एक आपसे संदेश चाहते हैं कि आप जनता के लिए एक संदेश दें, खास करके एक जनरेशन के लिए, आज की जो कल का भविष्य है देश का जी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस पे किस तरह से लगाम लग सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है समाज के हित के लिए। ये जो नशा अगर खत्म करना है सरकार ने, चाहे हिमाचल कांग्रेस सरकार है या कोई भी सरकार है, अगर नशा खत्म करना है, सर्वप्रथम मेरा खुद का मानना है जो बेरोजगार युवा हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जब युवा जो है, उन बेरोजगार जो मेरे युवा भाई हैं, अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो जब ऑफिस में बैठेंगे,
जब ऑफिस में बैठते हैं तो हर घर से जो है, और वहाँ दफ्तर में जो काम करने के लिए एम्प्लॉय होते हैं वो हर घर से आते हैं, और उस माहौल पे जो है वो एक अलग से माहौल बनेगा, और उस माहौल में जो है वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेगा। जब जेब में पैसे नहीं होंगे, जब जेब में 1 रुपया तक नहीं होगा, और घरवाली उनको टॉर्चर करती है, गांव वाले टॉर्चर करते हैं कि आपका लड़का कुछ नहीं कमाता, ये वगैरह, तो वो जो है एक टॉर्चर होने के कारण जो नशे की प्रवृत्ति की ओर ज्यादा बढ़ता है। अगर जेब में पैसा हो और नौकरी की तरफ जाएगा। इसलिए मेरा हिमाचल कांग्रेस सरकार से भी निवेदन है कि अगर आपने नशा मुक्त समाज को करना है, हिमाचल को करना है, तो सर्वप्रथम जितने भी बेरोजगार है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 100 लोगों को बेरोजगार दे दो, पर आप कैटेगरी बनाएं। फर्स्ट पायदान पे जो 40 ईयर्स के जो हो गए हैं, उनको ओवरेज होने वाले हैं, उनको जो रोजगार दें। जो 25 से लेके 40 तक के एज के हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी आप एक सूची बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जो रोजगार देना शुरू करें, ताकि जो मेरा बेरोजगार युवा है वो नशे से दूर रहे। और मैं मीडिया के सामने एक और बात बताना चाहता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से। माननीय श्री मोदी जी के शासनकाल में और अभी भी माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी हजारों कल्याणकारी योजना चली हुई है। अगर मैं किसी एक परिवार को एक योजना बता दूं तो मैं मीडिया के सामने ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस एक परिवार को 6 से लेकर 8 योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट जो है माननीय मोदी जी की सरकार से मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलेगा। इतनी बड़ी योजना चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। यह है माननीय मोदी जी के सोच, जो भारतवर्ष को स्वर्णिम भारतवर्ष बनाना है। तभी जो है हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हर घर में पहुंच रहे हैं। आज भी मैं प्रोग्राम करके आया हूं, लोगों जनसंपर्क अभियान चलाया मैंने, जिसके माध्यम से हमारे साथ जो मंडल अध्यक्ष श्री भागीराज जी मोर्चे से, वो भी मेरे साथ थे। तो हम इस जनसंपर्क अभियान से हर घर में पहुंच रहे हैं और योजना बता रहे हैं। जिन लोगों ने योजनाओं का बेनिफिट नहीं लिया है उनको ऑन द स्पॉट फॉर्म भरवा रहे हैं और माननीय श्री मोदी जी के जो योजना है उसका बेनिफिट दिला रहे हैं। ये हमारी जो है कार्यशैली रहती है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिपब्लिक 24 में अपना कीमती समय निकाल के दिया, और उसके लिए रिपब्लिक 24 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। लास्ट में आप कोई संदेश या इस तरह समाज के लिए, या जो आपने जो कार्य कर चुके हैं आप समाज में, जो ठोस काम है जो लोग डिजर्व करते हैं, जी जी, जहां तक सरकारों की जो स्कीमें हैं वो नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार मौजूदा हो, तो वहां तक आप कैसे पहुंचते हैं? देखो, सरकार माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों कल्याणकारी योजनाएं चली है। पर मेरा खुद का मानना यह है, सब लोगों को पता है कि माननीय मोदी जी गरीब हित के लिए काम करते हैं, सर्वजन के लिए काम करते हैं, सब हित के लिए काम करते हैं, और योजना भी गरीबी परिवारों के लिए बनाई हुई, हर किसान वर्ग के लिए। पर मेरा खुद का मानना, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मेरा खुद का मानना है कि 70% लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। कौन सा फॉर्म भरना है, किस योजना का कौन सा फॉर्म है, किस डिपार्टमेंट में जमा करवाना है और कौन सी फॉर्मेलिटी लगेगी, ये लोगों को जानकारी नहीं होती है। हमारा फर्ज होता है, जो हम कार्य करते हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के, हम सभी का फर्ज बनता है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ सब कार्यकर्ता पदाधिकारियों की वे किसी तीसरे गांव में जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, अगर कांग्रेस सरकार ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, वैसे किया तो है नहीं है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर उन्होंने कोई योजना चलाई अच्छी जनहित के लिए, तो सबके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वे अपने अपने गांव में बताएं, कि अपने अपने गांव में भी अगर योजना बताते हैं माननीय श्री मोदी जी की, तो मैं समझता हूँ अगर सभी ये ऐसा काम करने लग जाए तो पूर्ण हिमाचल प्रदेश जो है, जो माननीय श्री मोदी जी ने योजना चलाई, वो सभी को योजनाओं का लाभ मिल सकता है। आपने एक प्रश्न और पूछा इसमें कि ऐसे कौन से हित कार्य आपने किए समाज के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में रहे 2 बार सफलता मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रेम कुमार धूमल जी के आशीर्वाद से, जब माननीय धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके सुआशीर्वाद से मैंने कम से कम 83 लोगों को, जो है जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार में है, जिनके एक कमरा ही कमरा था मकान का, हमने 83 परिवारों को मकान मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से मैंने घर के लिए पैसा मंजूर करा और आज वो अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। हमने जो वृद्धा पेंशन है, वो मेरे यहाँ से मेरी सूची में जो लिस्ट है, वो 135 लोग परिवार ऐसे हैं जिनको मैंने वृद्धा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो है लगवाई है।
सहारा योजना, माननीय श्री जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने बहुत बढ़िया योजना चलाई, जिसके अंतर्गत मैंने माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और आशीर्वाद से जो सहारा योजना है भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, उसमें 76 सूची है मेरे पास ऑल हिमाचल की जो मैंने बनाई है। उन 70 लोगों को मैंने बेनिफिट दिया है सहारा योजना का, और लोगों को बहुत बढ़िया योजना का इसका लाभ मिला है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी सबको सर्वहित के लिए काम करती है, सबको जोड़ने का काम करती है, और जो भी योजना चली है वो सबके लिए योजना है। और भारतीय जनता पार्टी जो वो राष्ट्रहित के लिए काम करती है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि झूठ मूठ के वायदे कर दिए, मैं 1500 दूंगा जी, 1 महिला 2 महिला ऐसे करके झूठे वायदे करते कांग्रेस सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतृत्व, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जब भी माननीय मोदी जी कोई स्पीच में बोलते हैं, कोई जो भी योजना निकालते हैं, वो पत्थर की लकीर होती, गारंटी होती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी विधायक, जो भी हमारे नेता, जो भी नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री हैं पूर्व में, चाहे विधायकगण हैं, जो भी बोलते हैं वो गारंटी होती है, उस पर कोई संदेह नहीं होता है और पत्थर की लकीर होती है। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है, और लोकसभा में चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही खिलेगा। जी धन्यवाद।